हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। पहचान एकेडमी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और अब वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे हम संविधान सभा की कार्यकारिणी आखिर कैसी थी, कितनी बैठकें हुई हैं, पहली बैठक, दूसरी बैठक, तीसरी बैठक में कौन कौन से काम किए गए हैं, अंतिम बैठक में कौन से काम किए गए हैं, और लास्ट में जैसे संविधान बनता है तो उस टाइम पे कितने लोग हस्ताक्षर करते हैं, और कई सारी चीजें हैं जो हमारी एग्जामिनेशंस में इन बैठकों से पूछी जाती है। ठीक है। इसके अलावा कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि उद्देश्य प्रस्ताव से संबंधित हैं, तो वो भी आपको यहां दिखाई देंगे। तो स्टार्ट करते हैं संविधान सभा की कार्यकारिणी। ठीक है। इस क्लास में सबसे पहले मैं आपको बातचीत करना चाहूंगा कि जो संविधान सभा है इसके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं। नॉर्मल बातों को देखते हैं कि टोटल इसमें संविधान सभा में टोटल 12 अधिवेशन हुए हैं। कितने अधिवेशन हुए हैं ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है। 12 अधिवेशन हुआ है और 114 दिन बहस चली है। कितने दिन बहस चली है? 114 दिन बहस चली है। ठीक है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कि बैठकों की संख्या कितनी है। प्राय अब से पहले आप लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन भी होगा और बुक्स में भी नहीं दिया रहता है, लेकिन मैं यहां क्लियर कर देता हूं कि बैठक कितनी हुई थी। तो बैठकों की संख्या की बात करें तो 165 बैठकें थी। कितनी बैठकें हुई हैं? 165 बैठकें। इन बैठकों में कई सारी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है। पहली बैठक आपको पता होना चाहिए, दूसरी बैठक की डेट मालूम होनी चाहिए, तीसरी बैठक जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में, दृष्टिकोण से देखा जाए तो, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो योगदान है वो वहीं झलकता है। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, वो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की का जो योगदान है वो स्पेशली वहां से क्वेश्चन पुटअप नहीं होते हैं, लेकिन यहां से जरूर क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। हमें हमेशा आप ये देखना किसी एग्जामिनेशन में कि यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है। तो हम उसके बारे में बातचीत करेंगे। मैंने कहा आपसे कि 12 अधिवेशन हैं और 114 दिन तक बहस चलती है। टोटल 165 बैठकें होती हैं संविधान सभा की। इसके अलावा हम बात करें कि जैसे कि पहली बैठक, तो प्रथम बैठक की बातचीत की जाए तो प्रथम बैठक कब होती है? प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 इस डेट को आपको याद रखना है, कंप्लीट याद रखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। तो इस दिन काम क्या क्या होते हैं भैया? इस दिन काम ये होते हैं कि उस संविधान सभा में एक आदमी था, आचार्य कृपलानी। उस आदमी ने कहा कि भैया अगर हम जो संविधान सभा में जितने मेंबर हैं वो सारे के सारे मेंबर में से किसे इस संविधान सभा का या इस कमेटी का या इस कार्यकारिणी सभा का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। तो फिर ज्यादा कंक्लूजन इसलिए नहीं कर पाए, ज्यादा डिस्कशन भी नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि टाइम कम था। संविधान को तैयार करने में वैसे ही 114 दिन की बहस वगैरह ये सारी चीजें कंप्लीट करनी थी। 1950 में संविधान है जो कि बनकर तैयार हुआ। आप देख सकते हैं 1947 से 1950 काफी टाइम लगा है। ठीक है। तो उस टाइम पर क्या करना था कि एक इनको अध्यक्ष चुनने की जरूरत थी, और एक आदमी आया, आचार्य कृपलानी, और उसने कहा कि उसी ने सिफारिश की कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जानते हैं बिल्कुल, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इसे बनाया गया। क्या बनाया गया है? इसे प्रथम बैठक का अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन याद रखें कि कैसा अध्यक्ष बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया है। कैसा अध्यक्ष बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया है। शायद दिख रहा होगा आप सभी को। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कैसा अध्यक्ष बनाया गया है? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया है। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ये अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, ये अस्थायी अध्यक्ष किसकी सिफारिश पे बना है भैया? तो ये सिफारिश किसकी थी? आचार्य कृपलानी की थी। आचार्य कृपलानी। ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है, आप बता देना इसको। और फिर पहली बैठक में ऐसा नहीं है कि यही चीज हुई है। पहली बैठक में बहुत सारी चीजें हैं जिन पर बहस हुई है। यहां पर अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाने की बातचीत की गई थी। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या किया गया था?
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। और इस पहली बैठक में अगर हम मेंबरों की संख्या को देखें तो इसमें जो अवेलेबल मेंबर थे, उपस्थित मेंबर थे, उनकी संख्या कितनी थी? तो 211 सदस्य उस टाइम पर इस पहली बैठक में शामिल हुए थे। कितने सदस्य? 211 सदस्य की बात है। ठीक है, तारीख याद रखें कि 9 दिसंबर 1946, कौन सी तारीख है? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है और उसमें 211 सदस्य हैं, मौजूद होते हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि सबसे बुजुर्ग सदस्य भी थे, इसी वजह से इनका नाम सिफारिश किया जाता है आचार्य कृपलानी के द्वारा और इन्हें अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। उसके बाद में आप जानते हैं कि दूसरी बैठक होगी। दूसरी बैठक जैसे ही होती है, उस दूसरी बैठक होगी, कितनी तारीख को हुई है? 11 दिसंबर, यानी पहली बैठक के जस्ट 2 दिन बाद में दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तीसरी बैठक कब होती है? तो तीसरी बैठक होती है आपकी, तीसरी बैठक होगी 13 दिसंबर 1946 को। अभी मैं बैठकों के नाम लिख देता हूं, समझाऊंगा आपको कि दूसरी बैठक क्या है और तीसरी बैठक क्या है। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है बैठकों के क्रम में कि अंतिम बैठक कब होती है, इसके वाचन का तारीख भी याद रखनी है। 14 नवंबर जो भी है, 14 से 18 नवंबर चलता है सेकंड वाचन जैसे। तो अंतिम बैठक कब होती है इसकी? 24 जनवरी 1950 को। जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उससे 2 दिन पहले अंतिम बैठक आयोजित होती है, जिसमें भी कई सारे इंपॉर्टेंट काम किए जाते हैं। तो यह है, काफी रोल रखता है। इन बैठकों को ही पढ़ना जरूरी होता है, यहीं से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। पूरे संविधान में से क्वेश्चन देखिए आप कहां कहां से पूछे जाते हैं। एक तो संशोधन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक संवैधानिक विकास में 1935 के अधिनियम से पूछे जाते हैं, एक दूसरी बात करें तो यहां से बैठकों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर आपकी प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर मूल अधिकारों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यही बैकग्राउंड है जहां से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनका आधार आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो इतना ठीक है। उसके बाद में हम दूसरी बैठक पे चलते हैं। पहली बैठक हमने क्लियर कर ली है ताकि आपको बड़ा लिख सकूं, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूं, साफ कर देता हूं। अब हम जा रहे हैं दूसरी बैठक को या दूसरी मीटिंग बुलाने। तो दूसरी मीटिंग में हमने देखा कि यहां हम लिखते हैं जैसे कि दूसरी मीटिंग या द्वितीय बैठक कह सकते हैं इसको। और इस द्वितीय बैठक का आयोजन किया गया 11 दिसंबर 1946 को। तारीख याद रखें, 11 दिसंबर 1946। पहली बैठक 9 दिसंबर भैया। दूसरी बैठक में देखिए क्या क्या काम होते हैं। इस दिन क्या होता है कि स्थायी अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है। स्थायी अध्यक्ष किसको बना लिया जाता है? तो स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। काफी जानी मानी हस्ती हैं, काफी पढ़े लिखे भी थे उस टाइम पर। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। अब इसमें भी आपको याद रखना है कि इस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नाम की सिफारिश किसने की थी? तो इसके नाम की सिफारिश भी किसने की है? आचार्य कृपलानी ने ही की है। आचार्य कृपलानी ने ही इसके नाम की सिफारिश की थी। तो यह भी आप याद रखें। इसके अलावा इस बात का समर्थन किसने किया था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही स्थायी अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, कि वो एक लायक आदमी है इस चीज के लिए, इस पद के लिए। तो उसका समर्थन किया था, इस बात का समर्थन किया था सरदार पटेल ने। तो आपको यह बात भी याद रखनी है, ठीक है। और इसके अलावा स्थायी अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उस टाइम पर कुछ और भी पद बनाए गए थे, जैसे कि अध्यक्ष बना दिया है तो उपाध्यक्ष भी बनाए गए। तो 2 लोगों को उपाध्यक्ष बनाया गया, और 2 लोगों के नाम भी आपको याद रखने हैं। पहला आदमी कौन था? पहला आदमी था H.C. मुखर्जी। एंड दूसरा आदमी कौन था? तो भैया दूसरा आदमी था टी कृष्णामाचारी। ये दूसरा व्यक्ति था जिसे उपाध्यक्ष चुना गया था। तो ये 2 आदमी थे जिन्हें उपाध्यक्ष चुना गया है। तीसरी बात करें हम, इसमें एक संवैधानिक सलाहकार का पद बनाया गया, और संवैधानिक सलाहकार के पद पर किसे चुना गया है? सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो संवैधानिक सलाहकार बनाया गया है BN राव को। काफी जानी मानी हस्ती और काफी समझदार हस्ती, और काफी योगदान है इनका भारतीय संविधान के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे ज्यादा योगदान इनका भी देखने को मिलता है। काफी बेशुमार उस टाइम पे काफी प्रसिद्ध
हस्ती थी, महान हस्ती थी BN राव। ठीक है, काफी इंटेलिजेंट माइंड, काफी विस्तृत माइंड था इनका, और इन्होंने काफी योगदान भी दिया है बिना फीस लिए। ठीक है, तो ये हम दूसरी बैठक में ये काम हुए हैं, ये कह सकते हैं कि कंप्लीट सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं कि दूसरी बैठक में हमने संवैधानिक सलाहकार भी बना दिया है, उपाध्यक्ष भी बना दिए हैं, अध्यक्ष भी बना दिए हैं। अब भैया काम करना शुरू किया जाना चाहिए। ठीक है, काम करना शुरू किया जाना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जब यहां दूसरी बैठक में इतना काम हो जाता है तो फिर उसके बाद में तीसरी बैठक होती है। ये इंपॉर्टेंट है बैठ के, इस वजह से मैं ये पहली, दूसरी, तीसरी तीनों बैठकों का अध्ययन आपको करवा रहा हूं। तो तीसरी बैठक पे चलते हैं। दूसरी बैठक आपको समझ में आ गई होगी पूरी। जैसे कि हमने तीसरी बैठक हमने देखी है, यहां हम लिखें तीसरी बैठक, और ये तीसरी बैठक देखिए जरा, तीसरी बैठक कब होती है? तीसरी बैठक होती है आपकी 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक का आयोजन होता है, और इस बैठक में हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। कहां पेश किया गया? संविधान सभा के समक्ष पेश किया गया, और उसमें कहा गया कि भैया ये जो है हमारा संविधान है, इसमें उद्देश्य प्रस्ताव होना चाहिए। वर्ल्ड के जितने लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं उन सभी राष्ट्रों में, हमने अधिकतर राष्ट्रों में यह देखा है कि वहां पर प्रत्येक बुक में पहले पेज पर वहां के उद्देश्य, संविधान के उद्देश्य लिखे हुए हैं। ठीक है, वहां की शासन प्रणाली के उद्देश्य लिखे हुए हैं, जो कि जिनसे वहां की शासन प्रणाली या राजनीतिक जो शासन प्रणाली है उससे जनता के प्रति जो भी भावनाएं हैं या जो भी विचार हैं वो दृष्टिकोण स्पष्ट होता है। ठीक है, तो ऐसी चीजों की जरूरत भी हमारे भारत में है, ये एक अच्छी चीज है। तो इसी वजह से यहां पर इस चीज का प्रस्ताव किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया है, और ये उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आते हैं। ये हालांकि इसे संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को पेश करते हैं, लेकिन इसे प्रस्तावित कब किया जाता है ये भी आप याद रखें, 22 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो 22 जनवरी 1950 को इसको मान लिया जाता है और शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, तो यहां उद्देश्य प्रस्ताव आपको याद हो गया होगा कि 22 जनवरी 1950 नहीं है, 22 जनवरी 1947 है। ये याद रखें, डेट गलत याद ना रखें, 1950 याद ना रखें, 1947 है। तो कौन सी तारीख को इस प्रस्ताव को मंजूर कर दिया जाता है? 22 जनवरी 1947 को। और आज के संविधान में हम इसको क्या पढ़ते हैं? प्रस्तावना या प्रेमबल के रूप में पढ़ते हैं। प्रस्तावना या प्रेमबल के रूप में पढ़ते हैं। तो ये याद रखें कि प्रस्तावना कैसे आई है हमारे भारतीय संविधान में। ये तीसरी बैठक है भैया। कौन सी बैठक है? तीसरी बैठक है, और उसके बाद में यहां पर प्रस्तावना को मंजूरी मिल जाती है और बैठकों का जो क्रम है वो समाप्त हो जाता है। उसके बाद में वैसे तो 165 बैठकें हुई हैं, तो पहली बात करें कि अंतिम बैठक जैसे थी, तो अंतिम बैठक में भी कई सारे काम हुए हैं। आप कह सकते हैं कि 22 जुलाई 1947 को जो बैठक हुई थी, 22 जुलाई 1947 को हमारे जो राष्ट्र ध्वज है, यानी राष्ट्र ध्वज को क्या दे दी गई थी? मान्यता दे दी गई थी। ये भी आप याद रखें। ठीक है, इसके अलावा और कई सारी इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं, लेकिन उसे हम डिस्कस करेंगे जब संविधान सभा के कार्यों का हम वर्णन करेंगे। ठीक है, संविधान सभा के जितने कार्य हैं, इन्होंने बैठक तो आयोजित की है, उसके बाद में काम भी किया है, तो उन सभी कामों का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करने जा रहे हैं, जहां पर हम इनके सभी कार्यों को पूरा डेट के साथ में लिखेंगे कि कैसे हमारे राष्ट्र ध्वज को अपनाया गया है, संविधान में जो झंडा है उसको कैसे मान्यता दी गई है, किस तरह के झंडे को, तो इस तिल्लियां कैसे, उसके बीच में रंगों का क्या विवरण मिलता है। इसके अलावा जो राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत हैं, इनको भी अपनाने का काम किया गया है, और कई अन्य प्रावधान हैं जिन्हें हमारे इम्प्लीमेंट किया गया संविधान में या फिर शामिल किया गया है। कैसी कैसी बातें रही और कैसे कैसे काम इन्होंने अंत तक किए हैं, वो सारे आपको संविधान सभा के कार्य में देखने को मिल जाएंगे। अभी तो हमने बैठकों का क्रम समझा है कि कौन कौन सी बैठकें कब कब आयोजित हुई हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।